Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we are talking about the theories of evolution. Basically, these five theories is detailed here in this video. बेसिकली हम जैसे कह सकते हैं सिंपली कि इस वीडियो के अंदर आपसे 5 थ्योरी के बारे में डिटेल किया जाएगा, जिनमें से आप हर थ्योरी का अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आप वहाँ पे उसके डिटेल कर सकते हैं. अगर आपको ज़रूरत है कि आप यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी के बारे में डिटेल कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम बाद उस वीडियो को देख सकते हैं. सेकंड नंबर पे, थर्ड टाइम पे जो जर्म प्लास्ट थ्योरी है उसके बारे में, स्टार्टिंग जर्म प्लास्ट थ्योरी इसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे ज़्यादा, और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में डिटेल करेंगे क्योंकि दोनों जो थ्योरी हैं ये इंपॉर्टेंट है. ओके, क्या है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के बारे में. तो चलो वीडियो में मिलते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. लास्ट हमने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में हमने बात कर ली है कि हम कौन कौन सी थ्योरी के बारे में डिटेल करेंगे. तो हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी के बारे में, दैट इज स्केलर नेचर या फिर लैडर ऑफ नेचर. इसके बारे में इसको डिटेल करते हैं. दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज ए द ग्रेजुअल चेन ऑफ बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग यानी कोई लिविंग थिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसको कहने के पीछे रीजन था. तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं कि स्केलर नेचर थ्योरी इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट. तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने इस थ्योरी को दिया था. यू नो about that, Aristotle is also give a some term, that is he is a father of biology. He is a father of biology and he is also father of zoology. ओके, तो एरिस्टोटल जो है वो फादर है दोनों का, बायोलॉजी और जूलॉजी का. इस साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे कहा, इस थ्योरी में कुछ वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड्स को आप समझें. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्केला दैट्स मीन लेयर नेचर का. दूसरा लेडर, सीढ़ियाँ टाइप का. ग्रेजुअल यानी सीक्वेंसली, बढ़ते हुए क्रम में. तो इसने थ्योरी कुछ इस टाइप से दी थी. आप इसको समझेंगे यहाँ पे कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया. इसने देखा कि जो धरती है, उस धरती की जो यानी जो अर्थ है, उस अर्थ में डिफरेंट लेयर पाई जाती हैं सॉइल की, आपने देखा होगा. और डिफरेंट लेयर में डिफरेंट टाइप के उसने ऑर्गेनिज्म को देखा. यानी सबसे पहले जो सबसे अपर मोस्ट लेयर थी, उस अपर मोस्ट लेयर में इसने देखा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देखा. मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो थे वो सबसे अपर मोस्ट लेयर में पाए गए. तो ये आपको कुछ सीढ़ियों जैसा दिख रहा है, लैडर मतलब सीढ़ियों जैसा दिख रहा है ना, लैडर जैसा, या फिर एक लेयर दिख रही है अलग अलग, यानी लेयर टाइप का. तो ये थ्योरी का नाम इसी बेसिस पे रखा गया है कि दिस इज द लेयर नेचर, या फिर सीढ़ियों यानी लेडर ऑफ नेचर के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया, या फिर ग्रेजुअल चेन ऑफ बीइंग. तो इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग के बारे में बात किया गया. दूसरा, जो सेकंड लेयर में जब वो और साइंटिस्ट ने देखा, तो सेकंड लेयर में उसने देखा कि उसमें मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पाए. फिर उस साइंटिस्ट ने देखा कि जो थर्ड लेयर थी उसमें कॉम्प्लेक्स बीइंग पाए गए, यानी इससे थोड़े कम. एंड लास्ट वन में पाए गए थे द सिंपल बीइंग. ठीक है, तो सीक्वेंसली ये 4 लेयर में इस साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे, एरिस्टोटल ने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखा, जिसके बेसिस पे उसने कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और सिंपल है. इस चीज़ को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को देखें कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज गिवन बाय एरिस्टोटल. तो इसके अकॉर्डिंग था कि इवोल्यूशन इज ऑलवेज, हमेशा बोल रहा है, इवोल्यूशन इज ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ऐसा एरिस्टोटल का कहना था. तो ये देखें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और इवोल्यूशन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग था. बट इस थ्योरी को नकार दिया, क्रिटिसाइज कर दिया. क्रिटिसिज्म करने के लिए एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे जिनका नाम था क्यूवियर. उस साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्यूवियर ये एक साइंटिस्ट है, क्यूवियर साइंटिस्ट है, इसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया. क्यूवियर ने रिजेक्ट किया दिस थ्योरी. क्यों किया भाई, तो उसके पीछे रीजन था कि इसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ फोसिल्स, यानी फोसिल्स जिनको बोलते हैं आप. तो जो फोसिल्स हैं उनकी जो एज जब इसने पता करी क्यूवियर ने, तो उसने इसको थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया. कह दिया कि भाई इस वाले ऑर्गेनिज्म की और इस वाले ऑर्गेनिज्म की जो एज है वो सिमिलर है,
सिमिलर टाइम पीरियड है, तो इसलिए उसने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं काउंट होंगे, वो तो सिमिलर हैं। तो कहेंगे तो दोनों के दोनों मोस्ट कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर दोनों के दोनों मोर कॉम्प्लेक्स होंगे। इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। नाउ सेकंड थ्योरी is also given by the another scientist. The name is Lamarck. Okay, the second theory is given by Lamarck. This theory is also called as a Lamarckism, या फिर इस थ्योरी को कहा जाता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो आप बोलोगे लेमार्किज्म, लेमार्क ने उसको दिया था। ओके, तो इसको यूज एंड डिसयूज थ्योरी कहा जाता है। एंड दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क ने, यानी इस थ्योरी को जिसने दिया वो साइंटिस्ट के बारे में आपको पता है लेमार्क था। अब लेमार्क के बारे में पढ़ने के लिए लेमार्क ने इस थ्योरी को दिया। लेमार्क ने दो टर्म और दी, आप पढ़ते हो इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट जो टर्म दी वो किसने दी, लेमार्क ने। दूसरी चीज कि यहाँ पर एक और वर्ड आप पढ़ते हो एनिलिडा, तो ये टर्म भी किसने दी, लेमार्क ने। ये बोथ टर्म इज गिवन बाय लेमार्क, यानी जो ये वर्ड है टर्म बाय लेमार्क। ठीक है, तो लेमार्क ने ये दो टर्म दी थी, इनवर्टिब्रेट्स और एनिलिड्स। सेकेंड, लेमार्क को जो बायोलॉजी टर्म थी, कौन सी बायोलॉजी टर्म थी, जो आप बायोलॉजी बेसिकली पढ़ते हो एनसीईआरटी के लिए कि बायोलॉजी जूलॉजी जो भी पढ़ते हो, तो जो बायोलॉजी टर्म थी वो किसने दी थी, फर्स्ट साइंटिस्ट था लेमार्क। ठीक है, एंड एक और साइंटिस्ट था इसके साथ में, दैट्स ए ट्राइवीरेनस। इन दोनों साइंटिस्टों ने बायोलॉजी टर्म को दिया, यानी दे गिव बायोलॉजी टर्म। कि बायोलॉजी टर्म किसने दी थी, इसने दी थी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ अलग अलग टर्म्स यूज किए गए, उनका मतलब है कि इस लेमार्क ने, यानी लेमार्क ने कुछ टर्म्स यूज करी थी। क्यों, अलग अलग वर्ड का मतलब आप समझे। यहाँ पे पहले इसने बोला यूज एंड डिसयूज थ्योरी। यूज एंड डिसयूज थ्योरी मतलब क्या, जिस चीज़ को आप यूज करोगे वो प्रोमिनेंट रहेगी, वो वर्क में रहेगी, वो फंक्शनल रहेगी। जिस चीज़ को आप यूज नहीं करोगे वो वर्क में नहीं रहेगी, वो यूज में नहीं रहेगी, वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। इसी टाइप से इस साइंटिस्ट की कुछ टर्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि इन ऑर्गेनिज्म में कुछ ये कैरेक्टर होते हैं, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कुछ कैरेक्टर आप में बचपन में आपके पास नहीं होते, लेकिन बाद में आप में कुछ कैरेक्टर आप अपनाते हो। ठीक है, जैसे सर्दी लगने पे एक इंसान अपने लिए क्या, एक कंबल ओढ़ता है, दिस इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि वो अपने आप को प्रिवेंट करता है किसी चीज़ से। दूसरा, हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अपेंडिक्स है, वो अपेंडिक्स का वर्क हुआ करता था सेलुलोज को पचाने के लिए, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं या फिर जो एंजाइम पाया जाता है वो अपेंडिक्स सिक्रीट किया करता था। बट इस टाइम पे ह्यूमन बीइंग ने घास फूस खाना बंद कर दिया, तो अपेंडिक्स जो है उसका यूज़ होना बंद हो जाएगा। और अगर उसका यूज़ होना बंद हो जाएगा तो एक टाइम पे वो क्या हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो हम तभी तो बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो डिसयूज ऑर्गन में आता है वो ऑर्गन कौन सा है आपका, अपेंडिक्स आता है। दूसरा हम बोलते हो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो आपकी आंखों में होता है। उसी बेसिस पे हम इनके थोड़े बारे में बात करेंगे। तो इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। पहला क्या, कि ये थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे हुए, तो उसके लिए पहला था कि इन्वायरमेंट चेंज होगा, इन्वायरमेंटल चेंज एंड न्यू नीड्स, जो नई जरूरत पड़ेंगी आपको, उसके बेसिस पे इस टर्म को यूज किया गया कि इन्वायरमेंट चेंज या फिर न्यू नीड्स के लिए एक टर्म यूज किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एपिंटेंसी। इस पूरी टर्म का मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर का मतलब है अपेक्टेंसी।
तो अपेक्टेंसी यानी इन्वायरमेंटल में कोई भी चेंज होता है, कोई भी बदलाव आए कि सर्दी गर्म ठंडा जो भी है, उस बेसिस पे इसको कहा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदले आप अपने आप को बदल लेते हो, ठीक है। दूसरा, इसी थ्योरी को समझाने के लिए कुछ हमारी बॉडी के अंदर इसने कहा, ये लेमार्क ने कहा है सारा, कि एक हमारे अंदर एक इन्वायरमेंटल चेंज होता है। दूसरा इसने कहा कि इंटरनल वाइटल पावर होती है हमारे अंदर, एक इंटरनल बहुत महत्वपूर्ण पावर होती है, एक इम्पोर्टेंट पावर होती है, इंटरनल इम्पोर्टेंट पावर होती है जो हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम यूज एंड डिसयूज थ्योरी को भी इसने यूज़ किया, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए बात कर रहा है। दूसरा, ये एक नया टर्म था जो इसने यूज किया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये एक न्यू कैरेक्टर था, ठीक है। अब इस थ्योरी का पूरा जो भी कच्चा चिट्ठा है उनको मैं एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ, आपको वहाँ पे इसको समझ में आ जाएगा, और वो क्या था वो आप यहाँ पे देखें। इस थ्योरी को समझाने के लिए कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the requirement due to internal vital power, new character appear। जो नए कैरेक्टर होते हैं वो क्या होंगे, अपीयर होंगे, एंड these called acquired character, which transfer in next generation, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसा इसने कहा। तो इसके बेसिस पे ये कहा गया, लेमार्किन्स ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि रिक्वायरमेंट ड्यू टू इंटरनल वाइटल पावर, अगर इंटरनल वाइटल पावर को यूज करता है तो न्यू कैरेक्टर उसके अंदर अपीयर होंगे, और इसी को ही कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। बाकी इसमें कहा गया कि ये कैरेक्टर जो हैं अकॉर्डिंग टू लेमार्क, दीज कैरेक्टर इज ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये थ्योरी को भी कुछ लोगों ने डिस्कार्ड किया था, वो किसने किया था, क्या किया था, ये उस बेसिस में था। तो अभी हमने बात करी है कि द इंटरनल वाइटल पावर के बेसिस पे, ठीक है। इंटरनल वाइटल पावर जो होती है वो न्यू कैरेक्टर को अप्लाई करती है। सेकंड इसने वर्ड यूज किया है, दैट इज यूज एंड डिसयूज थ्योरी। दैट्स मीन क्या हुआ यहाँ पे कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी के लिए यूज किया गया था एक्चुअली ऑर्गन के लिए। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, इसका मतलब ये था कि हायर यूज ऑर्गन्स बिकम वेल डेवलप्ड and long in size, while less use of organ is become less developed and disappear। अब इस चीज को समझाने के लिए, यूज एंड डिसयूज थ्योरी को समझाने के लिए इसने कहा, लेमार्क ने, कि जैसे कोई भी ऑर्गन को आप, यानी यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, बेसिकली ऑर्गन के बेसिस पे इसने इसको डिफाइन किया था। इसने ये कहा था कि हायर यूज ऑर्गन, जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज करोगे उस ऑर्गन में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, बिकम वेल डेवलप्ड एंड उसका साइज भी ज़्यादा होगा। वाइल जिस ऑर्गन को आप कम यूज करोगे वो बिकम लेस डेवलप होगा और डिसअपियर हो जाएगा, बाद में उसका कोई वर्क भी नहीं होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए उसने एविडेंस भी दिया। एविडेंस यानी एग्जाम्पल एक उसने दिया समझाने के लिए, उसने दिया कि जैसे लॉन्ग फोर लिम्ब होती हैं,
लॉन्ग फोरलिम जो होती हैं एंड नेक इन जिराफ। तो जिराफ के लिए जब उसने वर्ड यूज किया, क्योंकि ये जो थ्योरी दी गई थी उसने यही कहा कि उसके जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं जिराफ के नेक के अंदर, वो क्या है, फास्ट ग्रो करते हैं, उनकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है। उसकी जो फोरलिम्ब होते हैं, जो उसकी आगे की टांगे होती है, उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है जिराफ? जिराफ पहले क्या था कि जब खाना अगर उसको मिला नहीं, पहले घास फूस थी, फिर बाद में जंगल में अगर अकाल पड़ा तो सूखा पड़ गया सब जगह, और जब सूखा पड़ गया तो उस चक्कर में इस जिराफ ने क्या किया, जो छोटे छोटे पेड़ थे, जो कटीले बमूल थे, जिन जिन पे हरी पत्तियां थोड़ी ऊंची हाइट पे आ रही थी, तो इस जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को उचक उचक के, यानी थोड़ा अपने आप को ऐसे गर्दन को खींच खींच के उसने क्या करा, फूड को लपकने की कोशिश करी, पकड़ने की कोशिश करी ताकि उसको खाए। लेकिन जब उसने फूड को खाने की कोशिश करी तो वो नहीं खा मतलब पकड़ पाया, मतलब उसने बेसिकली पकड़ लिया। तो फूड को उसने उस टाइप से क्या करा, जैसे अपनी गर्दन को उसने खींचा तो उसकी गर्दन को उसने बहुत यूज़ किया। किस लिए? फूड को इनटेक करने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए। जो उसने पत्तियों को खाने के लिए ज़्यादा अपनी गर्दन को यूज़ किया तो उसकी गर्दन लंबी होगी, और आगे की जो उसकी फोरलिम थे, यानी आगे की जो टांगे हैं, वो भी उसकी ज़्यादा लंबी हो गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उस एग्जाम्पल को समझने के लिए, जैसे क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं, यानी कुछ जीव जो पानी में पाए जाने, उसके लिए भी इसने कुछ और एग्जाम्पल दिए। तो इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। सेकंड एग्जाम्पल इसने ये दिया कि जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, एक्वेटिक बर्ड, उनमें वेब्ड टोज होते हैं उनके, है ना, वेब टाइप के होते हैं। उनको उसकी क्या ज़रूरत है? एक्चुअली बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो फिंगर, टोज मतलब क्या, ये फिंगर है, इनके बीच में यहाँ पे ना कुछ ऐसे कवरिंग सी होती है। जैसे आप बतख में देखेंगे कभी, तो बतख में आप देखें उसके पैरों में यहाँ पे है ना ऐसे कपड़ा सा लगा होता है, मतलब कपड़ा नहीं होता, एक्चुअली उसकी स्किन होती है, जिसको वेब्ड टोज बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे एक कवरिंग होती है, ऐसे पूरा ये फिल होते हैं। तो यहाँ से पूरा कवर, ये कवर, ये कवर, ये कवर, तो इस टाइप से उनकी फिंगर होती है, फुट होता है इस टाइप से ऐसे। तो वो स्विमिंग करने में हेल्पफुल होते हैं उनको, है ना, वाटर में। एक्वेटिक बर्ड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप डक की बात करें, स्वान की बात करें, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे इसने दिया था, वो दिया था लिम्स एक्सटिंक्शन। अब स्नेक को, इन स्नेक, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये एक्चुअली क्या था, इसने यूज़ नहीं किया, ये तो यूज़ के लिए इसने, यानी जो बेसिकली ऊपर वाले दो एग्जाम्पल पढ़े वो यूज़ थे, और ये जो एग्जाम्पल है ये है डिसयूज के लिए। अब इसने क्या किया, स्नेक ने जो उसके लिम्स थे उनको यूज़ नहीं किया, क्योंकि लिम्स से उसके वो इतने लंबे शरीर को ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर पाता था। लेकिन जब उसने लिम्ब को ही यूज़ करना बंद कर दिया तो इसने कहा कि उसने अपने जो लिम्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया, और जो उसकी मसल्स हैं वो इस टाइप से मॉडिफाई होगी कि वो फास्टली मूव कर सकें, ठीक है। तो ये इसने थर्ड एग्जाम्पल दिया था। फोर्थ एग्जाम्पल भी इसने दिया था। फोर्थ एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे कुछ रूडिमेंट्री आइज इन कैवडोलर, जैसे अभी बताते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता था कि कुछ जीव जो हैं वो क्या हुआ करते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में पाए जाते हैं। केव ड्वेलर्स मतलब क्या हो गया, देखें, दैट्स मीन इज दैट लीस्ट डेवलप। इस चीज़ को समझने के लिए एक बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे, यानी जैसे लिजर्ड होती है, कोई एक लिजर्ड है, लिजर्ड का वो लिजर्ड जो होती है बेसिकली क्या होते हैं, गुफा में पाए जाते हैं, केव में पाए जाते हैं, गुफा में, है ना। तो जब गुफा में पाए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जब वो ज़्यादा टाइम तक अंधेरे में रहेगी, गुफा में तो अंधेरा रहता है, वहाँ पे ये तो है कि नहीं कोई लाइट जला के आ गया, मोमबत्ती जला के आ गया, तू चिल मार यहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि गुफा में तो अंधेरा होता है, और जब वहाँ अंधेरा होगा तो उसी बेसिस पे ये कहा गया है कि यार यहाँ पे तो अंधेरा ज़्यादा है। तो जो लिजर्ड थी, जो वहाँ ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, उस अंधेरे में उसको अपनी आंखों को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको कब दिखती है, तब दिखती है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है ना। जैसे मान लो अब आप अपनी आंखें बंद कर लो तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा, लेकिन जैसे आप आंखें खोलो और रात हो जाए और आपके आगे क्या तब तक रोशनी ना हो,
तो आप तब तक किसी चीज़ को नहीं देख सकते जब उस वस्तु के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ना गिरे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगी तो ही जाके आप उस ऑप्टिमम इंटेंसिटी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और तब जाके आप पता लगा सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे कोई जीव है। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं पता लगा सकते। इसी टाइप से क्या हुआ कि जो केव के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म यानी जो लिजर्ड पाई जाती है, तो उस लिजर्ड ने अपनी आँख को यूज़ करना बंद कर दिया। उनके पास आंखें हैं बट वो आंखों को यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली लेमार्क ने 3 एग्जाम्पल दिए थे, वो ये थे। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के, है ना, कि इस थ्योरी को कई साइंटिस्टों ने अलग अलग बेसिस पे डिस्कार्ड किया था। कह दिया भाई ये वाली थ्योरी तेरी गलत है। इसने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है भाई। हाँ ठीक है, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, तेरा कहना ठीक है कि मान लो कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट्स में है वो उसकी प्रोजेनी में जा रहा है। इसने कह दिया कि इंटरनल वाइटल पावर होती है हमारे अंदर। लैमार्क ने कह दिया ऐसे कि इंटरनल वाइटल पावर होती है। लेकिन भाई और भी तो साइंटिस्ट बैठे ना, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तू गलत बोल रहा है। तो इसको क्रिटिसाइज किया क्या लोगों ने, यानी इसकी थ्योरी को गलत प्रूव करा। तो वो किस किस ने किया था हम उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए बेसिकली कहा गया, वो क्या कहा गया, वो ये था कि आपको पता है इंटेलिजेंसी, अगर आपके पापा इंटेलिजेंट है, आपकी माँ इंटेलिजेंट है, तो क्या आप उतने इंटेलिजेंट हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या पता आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या क्या पता आप कम इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट नेवर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन यानी फादर टू पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इंटेलिजेंस जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती, ये कई साइंटिस्टों ने कहा था। दूसरा, हार्ट का साइज जो होता है, हार्ट साइज ये कांस्टेंट रहता है। क्या ये बदलता है? नहीं बदलता। लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट का साइज भी बदलता है, वेरी करता है। एक ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी साइज ये है, मैंने ये कहा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी साइज ये है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी साइज ये है। तो आप बॉडी ऑर्गेनिज्म के साइज के बेसिस पे भी ये कहा जाता है कि उनका जो हार्ट है उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, किसी का डिक्रीज करता है। ये मैंने बेसिकली अपनी जो डिसेक्शन हॉल है उसमें देखा है कि वहाँ पे मैंने हार्ट का साइज़ देखा है। हार्ट का साइज़ वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट डिपेंड करता है उसकी बॉडी का साइज़ किस बेसिस पे। बट मैक्सिममली क्या कहा जाता है, मैक्सिममली जो कहा जाता है, मैंने अभी तक जो ओरिजिनल 2 हार्ट देखे उनका साइज़ मैंने दोनों का डिफरेंट देखा था, बट ये बोल रहा है कि हार्ट साइज जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। वो क्यों रहता है? इसने बोला मैक्सिमम जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, एक्सेप्शन तो हर जगह है। जैसे चाइनीज लोग हैं, सारे एक जैसे हैं, सबकी हाइट ऐसी एक जैसी होती है। उत्तराखंड में जितने भी इंडियंस लोग पाए जाते हैं सबकी एक जैसी हाइट होती है। तो बेसिकली क्या है, जो हिलेरियम पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हाइट एक जैसी, उनकी हेल्थ एक जैसी। तो हम ये कहेंगे कि भाई उनकी हाइट और हेल्थ एक जैसी है तो उनका हार्ट का साइज वेरी नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेट पूरा एग्जैक्ट आपको सेम मिल सकता है। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल में हार्ट का साइज जो होता है कॉन्स्टेंट रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। बट पर्सन के बॉडी साइज पे भी डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कई चीज़ों में आप देखो, जैसे चाइनीज़ लोगों में क्या होता है, एक चीज़ ये रहा, चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे तो सारे चाइनीज़ लोग होते हैं, उनके हाथ पैर सब छोटे छोटे होते हैं चाइनीज़ लोगों के, लेकिन उनके जो पैर है ना, पैर वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चाइनीज़ लोग क्या करते हैं अपने, है ना, स्टार्टिंग में वो क्या कर रहे हैं, लोहे के जूते पहनते हैं ताकि उनके पैरों का साइज़ ना बढ़ जाए। और पैरों का साइज़ ना बढ़ जाए इसलिए वो क्या करेंगे, चाइनीज जो लोग हैं वो लोहे के जूते पहनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है, शॉर्ट फुट चाइनीज़। जो चाइनीज़ है उनके जो फुट होते हैं यानी पैर का जो पंजा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। अगर किसी वुमन ने लोहे का जूता पहन पहन के उसको छोटा कर लिया तो क्या उसकी जो प्रोजेनी होगी, क्या उसके पैर उतने छोटे होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट इनहेरिटेड। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो चाइनीज लोगों में देखा गया है कि चाइनीज लोगों में मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टार्टिंग में अपने पैरों के साइज को छोटा, मतलब एक मिनिमम साइज या ऑप्टिमम साइज में रखने के लिए वो क्या करते हैं, लोहे के शूज पहनना शुरू कर देते ताकि उनके पैरों के साइज ना बढ़े, क्योंकि वो उनकी टांगे छोटी छोटी होती हैं और पैर अगर बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर आप सोचो कैसे लगेंगे वो, राक्षस जैसे। बट छोड़ो, राक्षस मत बोलो, इंसान है। हाँ, तो हम इसमें इस लैमार्क ने इस बारे में इसको बताया। अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे सॉरी लैमार्क ने मतलब इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया इस बेसिस पे। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आ गए,
इसी थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए। पहला साइंटिस्ट आया था वेस्टमैन, पहला साइंटिस्ट आया था वेस्टमैन। इस साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, वेस्टमैन ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, चूहों की, जैसे मैं लिख देता हूँ, रैट टैल के ऊपर, जो चूहे हैं उसकी टैल के ऊपर किया था, उसको कट कर दिया था अप टू 22 जनरेशन, 22 जनरेशन तक। इसने क्या किया कि मान लो एक कोई चूहा है, ठीक है, ये कोई चूहा है, इस चूहे के इसने बोला कि इसकी जब टैल को काट दिया तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो तो विदाउट टैल के होनी चाहिए थी, विदाउट टैल के होनी चाहिए थी। लेकिन इसने देखा, वेस्टमैन ने, कि नहीं ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट जनरेशन में भी टैल मिलेगी। और ऐसा ही इसने कब तक देखा था, 22 जनरेशन तक देखा था। ठीक है, ठीक है। तो ये वेस्टमैन ने कहा था, ये अपोज कर रहा था लेमार्क्स का कि जो इसने 23rd जनरेशन देखी उसमें टैल थी। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आया, उसने, उस साइंटिस्ट का नाम था पाइने, जिसको पाइन भी बोल सकते हैं, बट पाइने। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इस साइंटिस्ट ने 69 जनरेशन तक, कब तक, 69 जनरेशन तक ड्रोसोफिला को डार्क में रखा, इन डार्क। ठीक है, तो उसने जब 70वें दिन देखा, 17th डे, तब उसने देखा, तो उसने देखा 70th जनरेशन में इसने देखा ड्रोसोफिला का कि नॉर्मल आई है उनकी, वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में इसने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, किसने, लेमार्क ने, उसने कहा था ना, लेमार्क ने ये कहा था कि भाई एक्वाटिक वर्ड जो होते हैं उनके वेब्ड टोज होते हैं, या फिर जो रूडिमेंट्री आई होती है इन केव डोलर, यानी उनमें लेस डेवलप होती है, या फिर इन चीज़ों को डिस्कार्ड किया। तो देखने की, यानी विजन को तो डिस्कार्ड किया पाइने ने, और जो किसी एक ऑर्गन का वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सेम ट्रांसफर होना, उस चीज़ को भी डिस्कार्ड किया वेस्टमैन ने। जब उसने 23rd जनरेशन में देखा तो वापस उसने देखा कि भाई नहीं, चूहे में तो फिर से वही टैल आ रही है। और पाइने ने किस में देखा था, ड्रोसोफिला में देखा था, कि जो उसने डार्क में उसको रखा तो उसको दिखना बंद नहीं हुआ, उसको तब भी दिखता था। अब हम थर्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। थर्ड थ्योरी दैट इज गिवन बाय वेस्टमैन, एंड दैट थ्योरी इज जर्म प्लास्ट थ्योरी। ओके, अब हम थर्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, दैट इज जर्म प्लास्ट थ्योरी। जर्म प्लास्ट थ्योरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पूछा जाता है कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय, तो आप बोलोगे वेस्टमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली चीज। दूसरा, वेस्टमैन ने एक टर्म दी थी एंटीबायोटिक, जिपमर का क्वेश्चन है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म इज गिवन बाय, तो आप बोलोगे वेस्टमैन। ये ध्यान रखें, ये बायोटेक का क्वेश्चन है। ओके, ये वहाँ पे मैं बायोटेक का भी एक वीडियो, मतलब कुछ वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो में मैंने डिटेल भी किया है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जिपमर का क्वेश्चन था, जिपमर का जो आपका मेडिकल एग्जाम होता है उसका, जो लास्ट ईयर में था, जिपमर 2019 का क्वेश्चन था ये। नाउ जर्म प्लास्ट थ्योरी को डिफाइन कैसे किया था वेस्टमैन ने, हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग क्या बात थी। इसने कहा किसी भी थ्योरी को, मेरा किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आप बोलते हो आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही पार्ट है। फीमेल के अंदर जर्मिनल सेल जो है, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एक जर्मिनल सेल फीमेल की ओवरी में पाई जाती है, एक जर्मिनल सेल ह्यूमन के, मेल के टेस्टिस में पाई जाती है। फीमेल की ओवरी के अंदर जो जर्मिनल सेल होती है, वो जर्मिनल सेल ओवम का प्रोडक्शन करती है, वो एक जिंदा चीज़ होती है। हमारी बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर एक जिंदा चीज़, एक स्पर्म पाई जाती है, जो एक जर्मिनल सेल करती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो इंटायर बॉडी है आपकी, वो सबके सब क्या है, सोमेटिक सेल है। जर्मिनल सेल सिर्फ दो है, ओवरी में जर्मिनल सेल होती है जो ओवरी के अंदर ओवम का प्रोडक्शन करती है, और मेल के अंदर टेस्टिस में जर्मिनल सेल होती है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी चीज़ है वो सबकी सब क्या है, सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल है। तो पहली चीज़ क्या, एक पढ़ते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, इस थ्योरी को इसने कहा सोमेटोप्लाज्म। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर पाया जाता है
सोमेटोप्लाज्म, वेस्टमैन ने कहा। सेकंड इसने कहा जर्म सेल, जिसको जर्मिनल सेल भी बोला जाता है। इसने इसको डिफाइन किया कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर पाया जाता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म, जर्म मतलब जर्मिनेट, जर्मिनल सेल से लिया गया, यानी जर्मिनल भी लिया गया, जर्मिनेट, जर्मिनेट जो ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली जो ग्रो करता है। अब इस जर्म प्लाज्म से क्या क्या ग्रो करता है? जर्म प्लाज्म से ग्रो करता है भाई, एक आपका ग्रो करेगा स्पर्म, ठीक है, एक स्पर्म ग्रो करेगा, और एक इससे डेवलप करता है ओवम, ठीक है, ये है आपके पास ओवम। ये दोनों के दोनों जो फ्यूज करते हैं, दोनों के दोनों जो फ्यूज करते हैं, देन इट विल बी फॉर्म ए जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। तो भाई जाइगोट बना देते हैं, ये जाइगोट बन गया। ये जाइगोट है, इस जाइगोट से फिर फर्दर क्या बनता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। वही प्रोसेस आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में इसकी डिटेल करते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई सोमेटिक सेल तो सोमेटोप्लाज्म है, जो हमारी और इंटायर बॉडी है, दो सेल के अलावा, इन दो के अलावा जो है वो पूरी की पूरी सोमेटिक सेल है। जर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म और ओवम, जो फर्टिलाइज करके जाइगोट का प्रोडक्शन करता है। फिर जाइगोट किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि जो जर्म प्लाज होता है, कौन? जर्म प्लाज, वो जर्म प्लाज इमोर्टल होता है, कभी भी नहीं मरता, जिंदा रहता है हमेशा। इसने कहा कि ये जो जर्म प्लाज है ये क्या होता है? इमोर्टल होता है। इमोर्टल मतलब अमर होना, है ना? तो इमोर्टल होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। सॉरी, जर्म प्लाज की बात कर रहे हैं, ये क्या है? जर्म प्लाज जो होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए फिर एक और साइंटिस्ट पैदा हो गई जी, है ना? लेकिन इसके सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल, यानी सपोर्टिंग में दिए, कुछ लोगों ने इसको डिस्कार्ड भी किया, कुछ लोगों ने इसको बोला कि भाई तू ठीक बोल रहा है, सही बात है, तेरा कहना भी सही है, हम मानते हैं। बट इस चीज़ को समझने के लिए कुछ इसके सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट आए थे, और साइंटिस्ट में कौन आया था? लैमार्क, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, वो देखें। लैमार्क की थ्योरी को तो इसने डिस्कार्ड कर दिया, है ना? देख रहे हो, एक एक भेदभाव चल रहा है, एक राजनीति सी चल रही है साइंटिस्टों में भी। लैमार्क ने, सॉरी, वेस्टमैन ने लैमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, बट इसके सपोर्ट में कौन आ गया भाई? लैमार्क आ गया। लैमार्क ने क्या कहा? सपोर्टिंग एग्जाम्पल फॉर लैमार्किज्म, लैमार्किज्म के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट आए, हम वो देख लेते हैं। अब हम क्यों देख रहे हैं, अब वो देखें पहले क्या हुआ था। इस थ्योरी के बाद, यानी जो सोमेटिक सेल है उसको लेके जब वेस्टमैन ने अपनी थ्योरी दे दी, उसके बाद ये क्या कि सोमेटिक वेरिएशन जो होता है, सोमेटिक सेल के अंदर सोमेटिक वेरिएशन पाया जाएगा, ठीक है। मे बी ट्रांसफर, सोमेटिक वेरिएशन जो होता है वो भी ट्रांसफर होता है इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। वेस्टमैन अब सपोर्ट कर रहा है किसको? वेस्टमैन सपोर्ट कर रहा है किसको? लैमार्क को, अपनी थ्योरी के बेसिस पे। इन केस इफ रिप्रोडक्शन टाइप इज एसेक्सुअल, अगर रिप्रोडक्शन टाइप एसेक्सुअल है, या जर्म सेल जो होती हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम सोमेटिक सेल, इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे क्या, आपने अपने घर पे कभी भी पोटैटो या फिर किसी भी चीज को देखा, पोटैटो, ओनियन, एनीथिंग, जो भी प्लांट्स हैं, ना, प्लांट्स में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। उनमें कहा जाता है कि जैसे जैसे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करे, तो होता क्या है कि पोटैटो जो है वो ग्रो करने लग जाता है। तो उसके अंदर जो पोटैटो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, और उसके अंदर ऑर्गन डेवलप करने लगते हैं, और वो ऑर्गन डेवलप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। और वही जो कैरेक्टर है वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, और वो पोटैटो जो है किस टाइप का होगा वो उसके ऊपर होता है। तो उसने देखा कि पोटैटो एक्चुअली, यानी कहने के पीछे रीजन क्या था, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा देखेंगे। जैसे क्या, यहाँ पे लाइन लिखी है मैंने, सोमेटिक वेरिएशन, ये
मे बी ट्रांसफर, हो सकती है, होती नहीं है, मे बी कभी कभी हो गई, ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। या फिर अगर मान लो जर्म सेल जो है वो अराइज करे किससे, सोमेटिक सेल से, यानी आपके स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन हो वो किससे हो, सोमेटिक सेल से हो, जर्म सेल से ना हो, तब क्या बात कर रहा है, तब ये बात कर रहा है। तो उसके बारे में इसने क्या कहा, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी को जो यहाँ पे मैंने अभी लिखा था कि सपोज कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करी, ठीक है, तो इस टाइप पे क्या होता है कि जो पोटैटो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा, मे बी आ सकता है। कभी काफ़ी बार आप घर में देखते हो, अपने घर पे भी ऐसे ही होता है कि पोटैटो का जैसे एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, एक टेम्परेचर या फिर एक कंडीशन ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो वो ग्रो करने लग जाता है, उसके जो आई बड हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। ऑनियन, गार्लिक, एनीथिंग, जो जितने भी ये प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है प्लांट्स में, वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो उनमें होता क्या है कि इनमें जो ऑर्गन है, ऑर्गन डेवलपिंग, जो ऑर्गन है वो डेवलप होना शुरू कर जाते हैं, कहाँ से, जर्म सेल से। ये चीज़ आप देख रहे हैं, यही जो कैरेक्टर हैं ये सेम कैरेक्टर क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, हाँ जाते हैं। अगर मान लो सिंपल सी चीज़ है, एक पोटैटो ये पड़ा हुआ है आपके पास, ये कोई पोटैटो है ना, इस पोटैटो में आई बड होते हैं, ये आई बड ही तो ग्रो करते हैं, बाद में एक प्लांट इन्हीं से ग्रो करता है, ठीक है। जब इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो ये पोटैटो ग्रो करेगा, इसमें एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, हाँ ठीक है, ग्रो कर जाता है। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जब इसमें सोमेटिक वेरिएशन देखा गया तो क्या ये प्लांट फिर से जब इसको काट के आप ग्रो करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन का जो सेकंड पोटैटो ग्रो करेगा उस पोटैटो में भी तो आई बर्ड होंगे, तो हाँ भाई ये प्लांट भी ग्रो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। ये लेमार्क को प्रूफ करता है कि लेमार्क ने सही कहा था, लेकिन सारी बातें लेमार्क की ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इसने, इस साइंटिस्ट ने, यानी जो वेस्टमैन थे, उसने इसकी थ्योरी को भी प्रूव किया कि नेक्स्ट जनरेशन में उसने देखा, नेक्स्ट जनरेशन पोटैटो डेवलप एसेक्सुअली, ओके, यानी पोटैटो फिर से डेवलप कर रहा है। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ, जैसे क्या किया था, इन्वायरमेंट लाइक, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लगी, इस चीज़ को समझते हैं। इसमें इसने क्या कहा कि आपको पता है ह्यूमिडिटी होती है, इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप का रेडिएशन होता है, आपको पता है, इंफ्रा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरे, जो भी है, ये सन जो है हर लाइट को, हर रेज को ट्रांसफर करता है। ये भी वेरिएशन कॉज करते हैं किसमें, जर्म सेल में। अगर जर्म सेल में अगर वेरिएशन हो जाए, है ना, अगर जर्म सेल में वेरिएशन हो जाए तो वो भी किसकी तरह डेवलप कर सकती है, सोमेटिक सेल की तरह डेवलप करेगी। तो इसलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक एज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन लाइक एज योर गामा रेज, एक्स रेज, और डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशन है वो रेडिएशन की बात कर लेते हैं, दे आल्सो कॉज ए वेरिएशन। ये भी वेरिएशन करते हैं टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर, ओवरीज के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, जो जर्म सेल होती हैं वो डैमेज होती हैं, और डैमेज होने के बाद वो फिर किस तरह से डेवलप करती हैं, तो आप बोलते हैं सोमेटिक टाइप से डेवलप करती हैं। कुछ अलग टाइप से भी होते हैं, जैसे सम केमिकल्स लाइक हार्मोन, ये इंड्यूस करते हैं बोथ सोमेटिक एंड जर्म सेल, लाइक टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये दोनों चीज़ों को डेवलप करता है, सोमेटिक सेल को भी और जर्म सेल को भी डेवलप करता है। वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन। इनको आप लिख लें, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं न्यू लेमार्किज्म के बारे में, ठीक है। ये आपकी फोर्थ थ्योरी है जिसके बारे में हम डिटेल कर रहे हैं, दिस इज द योर फोर्थ थ्योरी। इस फोर्थ थ्योरी को भी समझने के लिए हमें न्यू लेमार्किज्म, ये क्या है फोर्थ थ्योरी, इसको समझते हैं। एक्चुअली लेमार्क अपनी थ्योरी दे गया, उसके बाद साइंटिस्ट आया वेस्टमैन। वेस्टमैन ने भी लेमार्क के सपोर्ट में कुछ ना कुछ कह के गया कि भाई लेमार्क के सपोर्ट में कुछ ना कुछ बताऊं, तो उसने कुछ चीज़ें बताई जो आपने पीछे वीडियो में देखा। अब इस थ्योरी में कुछ ना कुछ कैरेक्टर ऐड कर दिए गए, ओके, मतलब अब ये उस थ्योरी को, लेमार्क की थ्योरी को थोड़ा चेंज करके, मॉडिफाई करके एक न्यू थ्योरी में तब्दील कर दिया। अब वहाँ पे उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो क्या था। तो पहला कैरेक्टर लेमार्क का ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिज़ायर, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, ऐसा लेमार्क ने कहा।
दूसरा इंटरनल वाइटल पावर, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट। तीसरा कैरेक्टर यूज एंड डिसयूज, ऑर्गन लिख देता हूं मैं थ्योरी की जगह ऑर्गन। ये तीनों के तीन का कोई रोल नहीं होता, नो रोल। ये सारे के सारे तो आपने ओल्ड लैमार्किज्म में पढ़ा था। न्यू लैमार्क मतलब न्यू लैमार्क के बारे में क्या था। यहाँ पे कुछ न्यू कैरेक्टर ऐड किए गए थे। वो फोर्थ कैरेक्टर था पहला कि सोमेटिक जो वेरिएशन है, सोमेटिक वेरिएशन मे बी ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन। ये हमने थोड़ी देर पहले समझा है, ठीक है, आपने नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा पांचवा इसने कहा कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कॉज वेरिएशन, इन्वायरमेंट कॉज वेरिएशन। तो यहाँ पे दो चीज आए, पहला एक तो ये वाला और ये दो, इनका कोई रोल नहीं होता। इसने कहा इन दोनों का रोल होता है कि सोमेटिक वेरिएशन जो होता है वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, पहली चीज। दूसरा इन्वायरमेंट कॉज वेरिएशन, लेकिन सोमेटिक वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, दैट्स मीन इंटेलिजेंसी थोड़ी जा रही है। वहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली हम फोर्थ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो न्यू लैमार्क यानी लैमार्क की न्यू थ्योरी को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा किया गया है। न्यू थ्योरी में ये दो वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। न्यू लैमार्किज्म इस चीज़ को प्रूव करता है कि सोमेटिक वेरिएशन में भी ट्रांसफर फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। इन्वायरमेंट कॉज करता है वेरिएशन। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, टर्टल की बात करें या फिर आप क्रोकोडाइल की बात करें, उनके जो अंडे होते हैं उनको टेम्परेचर मिलेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा। जैसे कह दिया कि ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो फीमेल होगी या मेल होगा, ये डिपेंड करता है। और मेल होगा यानी मेल और फीमेल होने के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्रोकोडाइल और टर्टल के जो अंडे होते हैं यानी उन ऑर्गेनिज्म के जो एग होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। उसी बेसिस पे हम इस थ्योरी में, अब इसको हम फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट पांचवा इस थ्योरी के अंदर हम डिटेल करते हैं द नेचुरल थ्योरी। वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है और उसके बारे में मुझे काफ़ी सारा बताना है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम आपसे इस थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे और सिक्वेंसली पूरा एक टॉपिक है जो इसका एवोल्यूशन का, हम उसके बारे में एक थोड़ा सा बताऊंगा पहले मैं उस थ्योरी के बारे में, फिर आगे हम डार्विन के बारे में पूरी डिटेल करेंगे। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और जितना हो सके उतना प्यार दें। थैंक यू।